तो फिल्म के शुरुआत में हम हैना नाम की औरत को देखते हैं जिनकी बेटी का नाम रूमी था और हैना रूमी से किसी बात पे गुस्सा थी। वो रूमी को बेरहमी से बाहर बालकनी में बंद कर देती है और कुछ देर बाद जब वो वापस जाती है तो बालकनी में रूमी का कोई अता पता नहीं था। वो रूमी को चारों तरफ ढूंढने लगती है और कुछ ही देर बाद रूमी और कहीं नहीं बल्कि बालकनी में ही मिलती है। जी हाँ, हैना रूमी से पूछती है कि वो आखिर कहाँ गायब हो गई थी, जिसके जवाब में रूमी सिर्फ हंसती है और अपनी माँ के हाथ में एक मार्बल देती है। उसके ऐसा करते ही कमरे में एक अजीब हैट पहना हुआ इंसान प्रकट हो जाता है जो कि सैक्सोफोन बजा रहा था और उसके आसपास से कई सारे बच्चे कमरे में अपने आप आ जाते हैं। ये बच्चे कमरे में रखे खिलौनों से एक जापानीज शब्द बनाते हैं जिसका अर्थ था मृत बच्चे और उसके बाद स्क्रीन ब्लैकआउट हो जाता है। यहाँ से कहानी नायोमी नाम की एक टीचर पे फोकस करता है जो कि स्कूल के बाद किसी लिटिल लोटस नाम के बच्चे को देखती है जिसके हाथ पे एक अजीब सा घाव था। नायोमी उस घाव की मरहम पट्टी करवाने मेडिकल रूम में जाती है और यहाँ वो अपने आप में बड़बड़ा रही थी कि ये वो नहीं है। खैर, यहाँ से सीन चुन नाम के रिपोर्टर पे फोकस करता है जो कि नायोमी का बॉयफ्रेंड था और वो स्कूल की एक लड़की का इंटरव्यू ले रहा था। ये लड़की बताती है कि मूवी के पहले सीन वाली लेडी हैना उसकी आंट थी और उन दोनों का कमरा आसपास ही था। हैना एक अच्छी मां नहीं थी क्योंकि उसे हमेशा हैना के घर से रूमी के रोने की आवाज आती थी, लेकिन जिस दिन रूमी गायब हो गई थी उस दिन के बाद से चीजें काफी बदल गई, जहां हैना एकदम डरी डरी से रहने लगी थी, स्पेशली रूमी से। एक रात रूमी बालकनी में बैठकर कम टू द सर्कस सॉन्ग गा रही थी और बालकनी में देखने पे इस लड़की ने पाया कि रूमी की मां हैना वहां मृत पड़ी थी और उनके मुंह में एक कैंची थी। इस इंसिडेंट के बाद से कई लोग मानते हैं कि ये टॉमी के अर्बन लेजेंड जैसी घटना है और इस अर्बन लेजेंड की कहानी के मुताबिक जब भी किसी घर से बच्चा गायब होकर वापस आता है तो 3 दिन के अंदर उस घर में किसी एडल्ट की मृत्यु हो जाती है। तो चुन ये सारा स्टेटमेंट रिकॉर्ड करता है जिसके बाद वो अपने दोस्त कुंडो से मिलने जाता है जो कि एक खिलौने का दुकान चलाता था। चुन कुंडो को बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड नायोमी थोड़ी परेशान सी रह रही है, लेकिन चुन को अब तक नायोमी के परेशान होने का कारण पता नहीं चल पाया है। कुंडो भी अपने कुछ गेसेस करने लगता है और तभी वो नोटिस करता है कि एक छोटी बच्ची कुंडो को लगातार घूरे जा रही थी। कुंडो भी इस बच्ची को देखकर थोड़ा घबरा गया था, जिसके बाद वो अपने दुकान की तरफ चला जाता है। यहाँ अजीब बात यह थी कि वो बच्ची वही गाना कम टू द सर्कस गा रही थी। दूसरी तरफ हम नायोमी को लिटिल लोटस के साथ देखते हैं, जहां नायोमी को ऐसा लगने लग गया था कि मे बी लिटिल लोटस की माँ उसे मारती पीटती है। ये नायोमी के लिए काफी सेंसिटिव बात थी क्योंकि बचपन में नायोमी की माँ भी उसे काफी मारा पीटा करती थी। नायोमी लिटिल लोटस के साथ ही उसके घर तक जाती है, लेकिन घर के कॉल बेल को कोई आंसर नहीं करता। इसीलिए नायोमी लिटिल लोटस को अपने साथ अपने ही घर ले जाती है। लिटिल लोटस नायोमी के साथ काफी खुश नजर आ रहा था और वो नायोमी से प्रॉमिस लेता है कि नायोमी उसकी मॉम बनकर हमेशा उसके साथ रहेगी। एनीवेज, अगले दिन स्कूल में नायोमी नोटिस करती है कि लिटिल लोटस एक अजीब सी रोशनी की तरफ जा रहा था और वहां जाने पे नायोमी को वही हैट पहना हुआ अजीब आदमी दिखता है जिसे हमने फिल्म के शुरुआती सीन्स में देखा था। अब इससे पहले नायोमी इस इंसान से बात कर पाती, ये इंसान एकदम से गायब हो जाता है। खैर, इसके बाद स्कूल में कुछ ऑफिसर्स आते हैं जो कि नायोमी के साथ कुछ सवाल जवाब करने लगते हैं। वो बताते हैं कि पिछली रात उन्हें लिटिल लोटस के मॉम की मृत शरीर मिली है और ऐसे में उन्हें लिटिल लोटस को कस्टडी में लेना पड़ेगा, यानी कि उसे अनाथालय भेज दिया जाएगा। दूसरी तरफ चुन फिर से अपने दोस्त कुंडो से मिलता है जो कि काफी घबराया सा दिख रहा था। पूछने पे कुंडो बताता है कि कुछ दिनों पहले उसके स्टोर में एक बच्ची आई थी जो कि एक ब्रेसलेट उठा ली थी और वीकेंड से चुरा रही थी। कुंडो उस बच्ची को कन्फ्रंट किया, जिसके बाद अचानक से वो बच्ची गायब हो गई। आज फिर स्टोर में एक बच्ची वही ब्रेसलेट लेकर कुंडो के पास आई, जिसके बाद अचानक ही स्टोर के सभी लोग गायब हो गए। इसके बाद कुंडो को अपने स्टोर में घोस्टली किड्स दिखने लग गए, जिससे वो बहुत डिस्टर्ब हुआ और सडनली उसे रियलाइज हुआ कि उसके स्टोर में कस्टमर्स वगैरह थे, यानी कि वो मौजूद थे और वो उनके सामने ही ऐसे अजीब बिहेव करने लग गया था। इन बातों को सुनकर चुन कुंडो को अपने टेप रिकॉर्डर में वही कम टू द सर्कस वाला सॉन्ग सुनाता है और कुंडो इस सॉन्ग को सुनकर एकदम परेशान हो जाता है, यानी कि वो इस सॉन्ग के बारे में जानता था। कुंडो फौरन स्टोर के कमरे में जाता है जहां हम उसी सैक्सोफोन वाले इंसान को देखते हैं एंड देन ढेर सारे बच्चे अचानक से प्रकट होकर कुंडो पे अटैक कर देते हैं। कुंडो के कमरे का दरवाजा लॉक हो गया था, जिसके अंदर से चुन को कुंडो के चीखने की आवाज सुनाई देती है, लेकिन जब दरवाजा खुलता है कुंडो वहां से गायब था।
तो अगले सीन में हम कुंडो को अपने घर पे देखते हैं जहां उसके बेटे का बर्थडे था। लेकिन जैसे ही कुंडो सोफा पे लेटता है, कई घोस्टली बच्चे उस पर अटैक करके उसे जान से मार डालते हैं। केक कटिंग के टाइम कुंडो की फैमिली उसके मृत शरीर को पाती है, विच वॉज शॉकिंग टू देम। दूसरी तरफ चुन को कुंडो का बैग मिलता है जिसे लेकर वो अपने घर पे लाता है और उस बैग के अंदर से कुंडो का कैमरा भी मिलता है। कैमरे में टेप को चेक करने पे चुन को पता चलता है कि कुंडो ने उस ब्रेसलेट उठाने वाली बच्ची के साथ गलत बर्ताव करा था और उसने ये सब अपने कैमरे में रिकॉर्ड भी कर लिया था। यानी कि कुंडो एक बहुत बुरा इंसान था। और ऐसे में जब चुन को पता चलता है कि कुंडो अब नहीं रहा तो उसे इस बात का ज्यादा गम नहीं होता। तभी घर पे नायोमी आती है और वो चुन को बताती है कि ऑफिसर्स लिटिल लोटस को ले गए, यानी कि वो लिटिल लोटस को दिया हुआ प्रॉमिस नहीं निभा सकी। देन नायोमी वही सर्कस वाला गाना गाने लगती है और इसे सुनकर चुन को काफी आश्चर्य हो जाता है। वो नायोमी से इस सॉन्ग के बारे में पूछता है और नायोमी बताती है कि ये गाना वो लिटिल लोटस को गाते हुए सुनी थी और वहीं से उसे ये याद हो गया। इस पॉइंट पे चुन इस सॉन्ग के कुछ लाइंस को गूगल करता है जहां से उसे किसी मिस्टर लैंग के बारे में पता चलता है जो कि एक सर्कस ओनर हुआ करते थे और उनके सर्कस में आग लगने से उनकी मृत्यु हो गई थी। तभी अचानक नायोमी को अपने सामने लिटिल लोटस दिखता है और पता करने पे वो जान पाती है कि लिटिल लोटस समहाउ ऑफिसर्स के कार से गायब हो गया था। ऐसे में नायोमी लिटिल लोटस को एक दूसरी टीचर के पास छोड़ जाती है क्योंकि फिलहाल वो चुन के साथ मिस्टर लैंग के सर्कस वाले गांव की तरफ निकलने वाली थी। जाने से पहले लिटिल लोटस नायोमी को एक स्मॉल पाउच देता है जिसे लेकर वो अपने गले में टांग लेती है। एनीवेज चुन और नायोमी मिस्टर लैंग के गांव पहुंचते हैं और पूछताछ के दौरान उनकी मुलाकात चैन नाम के एक बूढ़े इंसान से होती है। चैन बताता है कि जब वो छोटा था तब मिस्टर लैंग यहाँ एक सर्कस चलाते थे और सभी बच्चे उन्हें बहुत पसंद करते थे। अब लैंग हमेशा अपने साथ एक वुडन डॉल लिए घूमता था जिसका नाम टॉमी था और मिस्टर लैंग टॉमी को अपना बेटा बोलता था। सब कुछ एकदम ठीक था, लेकिन कुछ महीनों बाद गांव से 7 बच्चे गायब हो गए और सभी को मिस्टर लैंग पे शक हुआ। ऐसे में सभी लोग सर्कस की तरफ बढ़े एंड कोइंसिडेंशियली उसी दिन सर्कस में आग लग गई जिसमें मिस्टर लैंग और उन 7 बच्चों का शरीर मिला। उस सर्कस की जगह पे देन एक बिल्डिंग बनाई गई जो कि फिलहाल अबैंडन्ड है, लेकिन वहां आज भी उस सर्कस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स मौजूद होंगे। ये सुनकर चुन और नायोमी उस बिल्डिंग में जाते हैं जहां उन्हें सर्कस से जुड़े काफी सारा सामान और डॉक्यूमेंट्स मिलता है। यहाँ उन्हें मिस्टर लैंग की फोटो भी मिलती है जिसके पीछे टॉमी की डॉल भी रखी हुई थी और इसे नायोमी पहचान जाती है। चुन कॉरिडोर में एक जैक इन द बॉक्स टॉय देखता है और उसका व्हील टर्न करते ही वहां दूसरे रूम में नायोमी के सामने टॉमी यानी कि वो हैट वाला आदमी अपीयर हो जाता है। वो नायोमी से कहता है कि मुझे तुमसे फिर से मिलकर अच्छा लगा, क्या तुम सच में मुझे भूल गई? तुम हमारी फैमिली का हिस्सा हो और अगर तुम्हें याद हो तो आओ मैं तुम्हें बाकी साथियों से मिलवाता हूँ। इसके बाद टॉमी अपना क्लोक उठाता है जिसमें से कई सारे घोस्टली किड्स बाहर आते हैं। ये सब देखकर नायोमी फौरन चुन के साथ यहाँ से बाहर निकलती है और वो मिस्टर चैन के पास जाती है। अब यहाँ मिस्टर चैन बताते हैं कि बचपन में उनके पिता भी अजीब बिहेव करने के बाद मारे गए थे। इनफैक्ट मिस्टर चैन को अपने पिता के पास से एक डॉल की पिंकी फिंगर मिली थी। ऐसे इंसिडेंट्स और भी कई लोगों के साथ हुई और तभी से लोग इस फेनोमेनन को टॉमीज कर्स कहने लगे। वो बताते हैं कि उन्हें अपने रूम में टॉमी की डॉल मिली थी जो कि एक हिसाब से तो उस सर्कस की आग में ही जल जानी चाहिए थी, लेकिन पता नहीं वो उनके पास कैसे आ गई। तो ये सब जानने के बाद नायोमी और चुन वापस कार में निकल जाते हैं और यहाँ पर नायोमी को अपने बचपन के इंसिडेंट्स याद आते हैं। वो बताती है कि उसकी माँ उसे काफी मारती थी और एक बार जब वो कबर्ड में बंद थी और चॉकलेट खा रही थी तब उसके सामने टॉमी अपीयर हुआ था। टॉमी एक रुमाल को नायोमी के चॉकलेट के ऊपर रखता है और इसी के साथ वो रुमाल ऊपर उठता है और लिटिल नायोमी को उसके अंदर सर्कस का टेंट लगा हुआ दिखता है। नायोमी सर्कस के अंदर गई जहां टॉमी उसे बताता है कि यहाँ उसके जैसे बहुत से बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स उन्हें बुरी तरह से ट्रीट करते हैं। टॉमी एक स्टेथोस्कोप लिटिल नायोमी के हर्ट पे लगाता है और कहता है कि वो अपने दिल की आवाज सुने। लिटिल नायोमी अपने दिल की आवाज सुनती है जो कि कह रही थी कि मेरी माँ बहुत बुरी है, मैं चाहती हूँ कि वो नरक में चली जाए। टॉमी पूछता है कि क्या ये सच है कि लिटिल नायोमी अपनी मदर से बदला लेना चाहती है। लिटिल नायोमी हाँ कह देती है, जिसके बाद टॉमी उससे पिंकी प्रॉमिस करता है कि वो उसका बदला लेकर रहेगा। पिंकी प्रॉमिस करने के बाद वो नायोमी को एक डॉल का पिंकी फिंगर देता है और उसे कहता है कि उसे ये फिंगर अपनी मॉम के बैग में डालना होगा, जिसके बाद उसका काम हो जाएगा। लिटिल नायोमी अपने घर आ जाती है जहां वो अपनी मदर के बैग में चुपके से वो पिंकी फिंगर रख देती है। अब लिटिल नायोमी की मॉम कहीं बाहर जा रही थी और जाने से पहले वो लिटिल नायोमी को बताती है कि वो संडे को उसके साथ मूवी देखने जाएगी। ये बात सुनकर नायोमी को थोड़ा बुरा लगता है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी मॉम को कुछ हो। इसके बाद टॉमी अपना काम शुरू कर देता है और लिटिल नायोमी की मॉम एक दर्दनाक मौत मारी जाती है।
नायोमी को ये सब अब याद आ गया था और तभी वो अपने गले में से वो पाउच निकालती है जो कि लास्ट टाइम लिटिल लोटस ने उसे दिया था। एंड सरप्राइजिंगली इसमें एक पिंकी फिंगर रखा हुआ था। जी हाँ दोस्तों, दिस मीन्स कि लिटिल लोटस ने नायोमी का नाम का एक प्रॉमिस टॉमी के साथ कर दिया था, क्योंकि लास्ट टाइम नायोमी ने लिटिल लोटस से अपना प्रॉमिस तोड़ दिया था कि वो उसके साथ हमेशा रहेगी, और जिसके कारण उसे ऑर्फनेज भेज दिया गया। नायोमी ये सारी बात चुन को बताती है और उसे वो पिंकी फिंगर भी दिखाती है, जिसे देखते ही चुन को याद आता है कि आखिरी बार जब वो कुंडो से मिला था तब उसने कुंडो को एक डॉल छिपाते हुए देखा था। ऐसे में वो समझ जाता है कि वो डॉल जो कि कुंडो के टॉय शॉप में पड़ी थी वो कोई और नहीं बल्कि टॉमी की डॉल थी, और अगर उन लोगों ने उस डॉल को खत्म कर दिया तो मे बी ये कर्स यानी कि ये शाप खत्म हो जाएगा। तो नायोमी और चुन फौरन टॉय स्टोर पहुंचते हैं, लेकिन मॉल आज बंद था, तो वो लोग इलीगली मॉल के अंदर एंटर करते हैं और ऊपर जाते हैं। यहाँ नायोमी को टॉमी और वो घोंसली बच्चे दिखाई देने लगते हैं जो कि चुन पे अटैक करके नायोमी को उठाकर अपनी दुनिया में ले जाते हैं। यहाँ नायोमी उसी सर्कस के टेंट में पहुंच जाती है जहां उसे ऊपर के एक रूम में एक हैट वाला बच्चा बेहोश दिखता है। ऊपर जाने पे उसे मिस्टर लैंग दिखाई देते हैं और उनके आसपास ही वो 7 बच्चे भी थे जो कि उस विलेज से गायब हुए थे। अब यहाँ एज एन ऑडियंस हम समझ जाते हैं कि दरअसल ये कोई विजन था जो कि टॉमी नायोमी को दिखा रहा था, जो कि उसी दिन का था जब उस सर्कस में आग लग गई थी। नायोमी यहाँ देखती है कि मिस्टर लैंग खुद बच्चों के साथ बुरा बर्ताव करते थे और वो अपने साथी टॉमी की डॉल को रख कर उन बच्चों को अब्यूज कर रहे थे। तभी यहाँ उन बच्चों के पेरेंट्स अपने बच्चों को ढूंढते हुए आ गए थे और ऐसे में पकड़े जाने के डर से मिस्टर लैंग उन बच्चों को और उस पूरी जगह पे मिट्टी तेल छिड़क कर आग लगाने लगते हैं। तभी टॉमी की डॉल में अचानक से जान आ जाती है और वो मिस्टर लैंग को जान से मारकर यहाँ से भाग जाता है। अब नायोमी टेंट से बाहर आती है जहाँ उसे टॉमी बैठा हुआ दिखाई देता है और वो नायोमी से पूछता है कि उसकी क्या गलती थी। वो तो मिस्टर लैंग को अपना डैड मानता था, फिर भी मिस्टर लैंग ने उसकी नज़रों के सामने उन बच्चों के साथ ऐसा क्यों किया, और अंत में उन्होंने उन बच्चों के साथ उसे भी जलाने की कोशिश करी। आखिर क्यों उन्होंने ऐसा किया? वो नायोमी से पूछता है कि क्या ये ठीक नहीं है कि मैं उन बच्चों को इंसाफ दिलाता हूँ जिन्हें ये एडल्ट्स खिलौना समझते हैं और जैसा चाहे वैसा बर्ताव करते हैं। क्या मैंने बचपन में तुम्हारी मदद नहीं करी थी? ये सब सुनकर नायोमी टॉमी से कहती है कि कोई भी बच्चा अपने पेरेंट को जान से मारना नहीं चाहता, तुम उसकी इनोसेंस का फायदा उठाकर एक कर्स चला रहे हो। और उसके ऐसा कहते ही टॉमी उसे उसके बचपन में ही ले जाता है जहां नायोमी की मृत माँ उस पर अटैक कर देती है। देन टॉमी नायोमी से पूछता है कि क्या तुम उस समय ये सब झेल लेती, क्या तुम नहीं चाहती थी कि ये सब खत्म हो जाए? नायोमी भाग कर नीचे आती है जहाँ कई सारे एडल्ट लोग स्टैचू की तरह खड़े थे। टॉमी बताता है कि उसकी दुनिया में ये एडल्ट्स बच्चे के खिलौने हैं और अब वो नायोमी को भी इन खिलौनों की तरह बना देगा। यहाँ वो सारे घोंसली किड्स अपीयर होते हैं और लिटिल लोटस भी नायोमी को एक लास्ट गुड बाय कहने आता है। नायोमी अपनी गलती समझ चुकी थी, लेकिन उसे विश्वास था कि अगर वो लिटिल लोटस से माफ़ी मांग लेगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो लिटिल लोटस को बताती है कि वो उसकी मॉम की जगह नहीं ले सकती, लेकिन वो उसे हर्ट करना नहीं चाहती थी और उसके ऑर्फनेज जाने में उसका कोई हाथ नहीं था। वो उससे बहुत प्यार करती है। ये सब सुनने के बाद लिटिल लोटस नायोमी के गले से वो पाउच निकाल लेता है और उसमें से वो पिंकी फिंगर निकालकर टॉमी के हाथ पर वापस लगा देता है। एंड देन वो कहता है, मैं अपना प्रॉमिस तोड़ना चाहता हूँ, और इसी के साथ टॉमी का कर्स खत्म हो जाता है। तभी यहाँ मिस्टर चैन आ जाते हैं जो कि देखते देखते उसी छोटे हैट वाले लड़के में बदल जाते हैं, जिन्हें देखकर टॉमी पहचान जाता है कि वो वही बच्चे थे जिसने टॉमी की डॉल को आग से बचाया था। वो बच्चा नायोमी से कहता है कि अब तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। दूसरी तरफ टॉमी की डॉल चुन पे अटैक कर रही थी, लेकिन तभी उसकी क्लोक से नायोमी और लिटिल लोटस बाहर आते हैं, जिसके बाद एक एक करके टॉमी की डॉल के कई हिस्से हो जाते हैं एंड फाइनली वो नीचे गिरकर टूट जाता है। मूवी के एंड में नायोमी, चुन और लिटिल लोटस एक साथ रहने लगते हैं और वो लोग टॉमी की टूटी हुई डॉल को एक बैग में पैक कर देते हैं। यहाँ वो लोग पैकिंग में बिजी थे और नीचे लिटिल लोटस अपने आप कहीं जाने लगता है और एक अपार्टमेंट के डोर के आगे टॉमी की पिंकी फिंगर को रखाता है, जिसे एक बच्ची उठा लेती है और इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी फिल्म की कहानी और अब मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा जिससे आपके अंदर का कंफ्यूजन दूर हो जाए। तो सबसे पहले बैक स्टोरी को शॉर्ट में क्लियर करते हैं, जहां हम देखते हैं कि मिस्टर लैंग बच्चों को अब्यूज करते थे और वो मे बी टॉमी को भी बुरी तरह ट्रीट किया करते थे। टॉमी अपने फादर का ओबीडिएंट था और उसके फादर एक दिन पकड़े जाने के डर से उन अबडक्टेड बच्चों और उनके साथ टॉमी को भी जला देते हैं। लेकिन टॉमी, जो कि मे बी किसी स्पिरिट से पजेस्ड हो जाता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो मिस्टर लैंग का कोई असली बेटा रहा होगा जिसे उन्होंने जान से मार दिया होगा। उसके स्पिरिट्स डॉल में आ जाती है और वो उन्हें जान से मार देती है। इसके बाद टॉमी का कर्स शुरू हो जाता है, जहां वो अपने जैसे और भी बच्चे जिन्हें एडल्ट्स बुरी तरह से ट्रीट करते थे उन्हें बचाना शुरू कर देता है।
बेसिकली होता यह था कि टॉमी उन बच्चों से एक प्रॉमिस लेता था और उस प्रॉमिस को पूरा करने के लिए वो उन लोगों को जान से मार देता था जो कि उन बच्चों को मिसट्रीट करते थे। नायोमी को कार में याद आ जाता है कि जब उसकी मदर उसे मिसट्रीट किया करती थी तब उसने भी टॉमी के साथ एक प्रॉमिस कर लिया था। हालांकि वो बाद में पछताती रही क्योंकि वो अपनी मदर को जान से नहीं मारना चाहती थी। नायोमी को रियलाइज होता है कि लिटिल लोटस ने उसे एक पाउच दिया था जिसमें वही पिंकी फिंगर थी और उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो नायोमी से गुस्सा था क्योंकि नायोमी ने उसकी मॉम बने रहने का प्रॉमिस तोड़ दिया था। नाउ कमिंग टू द पार्ट ऑफ मिस्टर चैन, उनको भी नायोमी और चुन से मिलने के बाद अपने बचपन की सब बात याद आ गई थी और वो भी समझ जाते हैं कि उन्हें ही टॉमी को समझाना होगा क्योंकि उन्होंने ही टॉमी को बचाया था, तो टॉमी उनकी बात जरूर सुनेगा। इसीलिए वो लास्ट में वहां आ जाते हैं और टॉमी को सब रोकने के लिए कहते हैं। लास्ट में हम लिटिल लोटस को एक अपार्टमेंट में जाते हुए देखते हैं जहां वो उस पिंकी फिंगर को छोड़कर आ जाता है। नाउ दिस सीन क्लियरली डिफाइंस कि ऑल्दो लिटिल लोटस को अब कोई बदला नहीं लेना था, लेकिन वो एक ऐसी बच्ची को जरूर जानता है जो कि ट्रबल्ड थी और उसे पूरा विश्वास था कि टॉमी उस बच्ची की हेल्प जरूर करेगा। इसीलिए उसने उस पिंकी फिंगर को उस बच्ची के घर के डोर पे छोड़ दिया। मूवी का टाइटल जस्टिफाइड है उन बच्चों के इनोसेंट प्रॉमिस से जो कि एक कर्स बन गया था और ये कर्स आगे चल रहा था। तो बस यही थी फिल्म इनोसेंट कर्स की एक्सप्लेनेशन। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो फिल्म की शुरुआत में हम दो बहनों को देख पाते हैं जिनका नाम है लारस और आयु। जहां छोटी बहन आयु एक मेकअप आर्टिस्ट है, वहीं लारस एक प्रोस्टिट्यूट है और इसी वजह से आयु लारस को काफी इग्नोर करती है। लारस यहां आयु को कॉल करके कहना चाह रही थी कि उसके लिए अपने धंधे को छोड़ना मुश्किल है, लेकिन आयु लारस की बातों पर ध्यान न देते हुए कॉल कट कर देती है। इसके बाद हम अरमान नाम के एक टैक्सी ड्राइवर को देखते हैं जो कि लारस को एक होटल तक लेके जाता है। होटल में लारस एक डेसमंड नाम के इंसान से मिलती है जो कि उसका क्लाइंट था और डेसमंड लारस के पीछे इतना पागल हो गया था कि वो लारस को रिंग देके प्रपोज करने लगता है। डेसमंड एक शादीशुदा और बच्चे वाला इंसान था जिस वजह से लारस उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर देती है, लेकिन इससे गुस्सा होकर डेसमंड लारस पे ही हमला कर देता है। लारस बचने के लिए अपनी बहन आयु को भी कॉल करती है मगर वो कॉल नहीं उठाती और इस लड़ाई का अंजाम ये होता है कि डेसमंड लारस को बालकनी से ये कह के नीचे फेंक देता है कि अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो किसी और की भी नहीं होगी। अब बालकनी से गिर के लारस को ऑब्वियसली बहुत ज्यादा चोट आती है। यहां से सीन शिफ्ट होता है अमृता हॉस्पिटल पे जहां लारस की सर्जरी चल रही है क्योंकि लारस काफी चोटिल हो गई है। लारस के फैमिली के नाम पे यहां अरमान था और आयु भी लारस को देखने आती है। डॉक्टर से हमें पता लगता है कि लारस की कुल 24 हड्डियां टूटी है और उसका बचना काफी मुश्किल है। अब एक सिटी स्कैन के दौरान हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि लारस के फेस में कई छोटे पतले पिंस थे जिन्हें सुसुक कहा जाता है। अब अगर आपको सुसुक के बारे में नहीं पता तो मैं शॉर्ट में बता दूं कि कई कल्चर में औरतें अपने चेहरे में छोटी पिंस डाल लेती हैं और इससे माना जाता है कि वो ज्यादा सुंदर दिखेंगी, उनका स्ट्रक्चर जो फेस का होता है वो ज्यादा प्रोमिनेंट होगा। तो हाँ, इन्हीं छोटे पिंस को सुसुक कहा जाता है जो कि यूजुअली गोल्ड के होते हैं और इनको कई बार ब्लैक मैजिक से भी एसोसिएट किया जाता है। एनीवेज, कमिंग बैक टू स्टोरी, हॉस्पिटल के अंदर ही लारस की जान चली जाती है, लेकिन इसके कुछ देर बाद ही लारस एकदम से हिलते हुए वापस जिंदा हो जाती है, which was very weird. इनफैक्ट रात के वक्त लारस को आयु के पीछे एक डरावनी स्पिरिट दिख रही थी, लेकिन आयु को वहां कुछ नहीं दिखता। नाउ लारस की ऐसी हालत देख अरमान और आयु डिसाइड करते हैं कि वो लारस को लेकर उसके गांव रेजोसारी जाएंगे क्योंकि वहीं पे लारस का प्रॉपर केयर हो सकता है। ये लोग अरमान की टैक्सी में रेजोसारी जाते हैं और गांव एंटर करते वक्त हम कुछ ग्रुप ऑफ पीपल को देखते हैं जो कि दारू वगैरह पी रहे थे, आई मीन इन जनरल नशे की हालत में थे। खैर, ये लोग घर पहुंचकर लारस को बेड पे लेटाते हैं जिसके बाद वो घर की साफ सफाई में लग जाते हैं। सफाई के दौरान एक कमरे में आयु को अपनी फैमिली एल्बम मिलती है जिसे देखकर वो काफी इमोशनल होती है। आयु को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि अगर वो लारस का फोन उस दिन उठा ली होती तो शायद आज ऐसा नहीं होता। खैर, इसके अलावा आयु को घर में मैनिक्विन डॉल्स भी मिलते हैं जिसपे इनकी मां मेकअप प्रैक्टिस किया करती थी। साथ ही यहाँ आयु अपनी और लारस की एक पुरानी वीडियो भी फोन में देख के इमोशनल होती है। इन सीन से हम समझ पाते हैं कि मोस्ट प्रोबेबली इनकी मां भी एक अच्छी मेकअप आर्टिस्ट थी। खैर, सेटल होने के बाद आयु यहाँ मिस्टर दामिर से मिलती है जो कि आयु को रहमत नामक इंसान से मिलने कहते हैं क्योंकि रहमत ही उसकी मदद कर सकता था। आयु मिस्टर रहमत से बात करती है और रहमत अगले दिन लारस को देखने के लिए मान जाता है। अब उस रात घर में आयु के साथ कुछ असाधारण गतिविधियां होती हैं। लाइक आयु को ऐसा लगता है मानो मैनिक्विन डॉल से खून निकल रहा हो और वो डॉल
ऑल लारास जैसी दिख रही थी, लेकिन अरमान के आते सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, विच मीन्स कि ये आयु का बस एक डरावना विजन था। अब अगले दिन जब रहमत आते हैं तो वो तुरंत ही लारास के चेहरे में जो ढेर सारे सुसुक थे उसको डिस्कवर कर लेते हैं। रहमत का कहना था कि जो लोग सुसुक पहनते हैं वो बीमार पड़ने के बाद काफी लंबा सफर करते हैं और उन पे एक स्पेल बाउंड हो जाता है, इसलिए रहमत को लारास के अंदर से सारा सुसुक निकालना पड़ेगा, जिसके लिए उन्हें अभी ही एक रिचुअल करनी होगी। तो रिचुअल शुरू होता है, लेकिन जैसे ही रहमत लारास के चेहरे और गर्दन से सुसुक निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन लारास एग्रेसिव होकर रहमत में हमला कर देती है। इस हमले से रहमत काफी घबरा जाते हैं और वो रिचुअल रोक के यहाँ से निकल लेते हैं। अब इस सारी घटना को एक सीनो नामक बंदा खिड़की से छुप के देख रहा था, और मैं आपको बता दूं कि सीनो वही पीने वाले लोगों के ग्रुप का लीडर है जिन्हें हमने गांव के एंट्री पे देखा था। आगे हमें पता चलता है कि सीनो हमेशा से लारास को पसंद करता था, लेकिन पास्ट में लारास उसके प्रपोजल्स को रिजेक्ट करी थी। वहीं देखा जाए तो अब लारास जकार्ता जाके प्रोस्टिट्यूशन का धंधा करती है। इस बात पे सीनो का दोस्त उसका मजाक बनाने लगता है कि तुम तो एक प्रोस्टिट्यूट से भी रिजेक्ट हो गए, और गुस्से में सीनो अपने दोस्त को पीटता है। हम समझ पाते हैं कि सीनो इस गांव का काइंड ऑफ बदमाश इंसान है जिससे कॉमन लोग डरते हैं। अब उस रात सीन फिर से आयु पे शिफ्ट होता है, जहां आयु के साथ अब भी कुछ असाधारण गतिविधियां हो रही थी, लाइक अजीब शैडो दिखना इत्यादि। खैर अगली सुबह हमें पता चलता है कि रहमत की अचानक से मौत हो गई है, और ये सुन के आयु शॉक में थी। आयु को ऐसा लगता है कि कहीं रहमत की मौत लारास के हमले से तो नहीं हुई, लेकिन अरमान कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद अरमान एक सुसुक एक्सपर्ट प्रसितो से मिलने जाता है ताकि प्रसितो इनकी मदद कर सके लारास के अंदर से सुसुक को निकालने में। प्रसितो इस काम के लिए अरमान से पैसे डिमांड करता है, साथ ही वो लारास को अपने घर लाने को कहता है। वहीं दूसरी तरफ दमन आयु से मिलने उसके घर पे आता है, जहां दमन का कहना था कि गांव में लोग आयु के बारे में बात करने लग गए हैं क्योंकि वो अरमान के साथ लारास का ख्याल रख रही है। तो इससे पहले लोग गलत समझे, आयु को यह बात पब्लिक में कर देनी चाहिए कि उसके साथ अरमान भी यहाँ रह रहा है। आयु दमन की बात सुन के हामी भरती है और उनके जाने के बाद वो लारास के वुंड्स को क्लीन करने लगती है। तभी एकदम से एक वुंड ह्यूमन आई बॉल में तब्दील हो जाता है और वहां एकदम से असाधारण गतिविधियां बढ़ जाती है। आयु भागते हुए बाहर जाती है, जहां वो अरमान से टकरा जाती है। जी हाँ, अरमान वापस आ गया था और उसके आते ही एक बार फिर से सब कुछ नॉर्मल हो चुका था। अब अरमान और आयु लारास को लेकर सुसुक एक्सपर्ट प्रसितो के पास जाते हैं। प्रसितो का कहना था कि लारास के फेस में एक्सेसिव सुसुक है, जिससे सारी नेगेटिव एनर्जी लारास को कंट्रोल कर रही है, इसलिए प्रसितो को लारास का सारा सुसुक निकालना होगा थ्रू अ रिचुअल। वो आयु और अरमान को बाहर जाने कहता है, जिसके बाद वो सुसुक निकालने का रिचुअल शुरू करता है। ये रिचुअल काफी इंटेंस होता है, जहां लारास अजीब बिहेव करने लगती है। इनफैक्ट एक पॉइंट पे तो हम लारास के मुंह से काफी सारे चमगादड़ को निकलते देखते हैं। प्रसितो एक एक करके लारास के सुसुक को निकालते जा रहा था और सिचुएशन बद से बदतर होती जा रही थी। इन द एंड प्रसितो लारास को एक चिकन का खून पिलाता है, जिससे लारास शांत हो जाती है और रिचुअल खत्म हो जाता है। इस पॉइंट पे अरमान और आयु भी अंदर आते हैं और प्रसितो का कहना था कि वो सारा सुसुक निकाल दिया है सिवाय एक के। जी हाँ, एक सुसुक को वो नहीं निकाल पाया क्योंकि उसके निकालने से लारास की मौत भी हो सकती है, और ये वाला सुसुक ही लारास का पहला सुसुक था, यानी दिस वन इज मोस्ट लीथल। खैर तो इस रिचुअल के बाद लारास की हालत काफी सुधरने लगी थी और धीरे धीरे उसका घाव भी भरने लगा था। हमें पता चलता है कि पास्ट में कहीं ना कहीं अरमान भी लारास को पसंद करता था, लेकिन एक मामूली टैक्सी ड्राइवर होने के कारण वो कभी लारास को अप्रोच ही नहीं किया। अब उस दिन आयु मार्केट गई होती है, जब गांव की औरतें उसे भला बुरा कहने लगती हैं। क्यों? क्योंकि गांव में सबको लगने लगा था कि रहमत की मौत लारास की वजह से हुई है और ये परिवार गांव के लिए एक डिसग्रेस और डेंजर है, ठीक उसी तरह जैसे इनकी मां थी। ये सब सुन के आयु को बुरा लगता है और वो वापस घर जाने लगती है, जब रास्ते में उसे सीनो मिलता है। सीनो यहाँ अजीब राउडी स्टाइल में हेल्प ऑफर करता है, जिसके ऑफर को ऑफ कोर्स आयु रिजेक्ट करती है। ऐसे में सीनो लारास को लेकर गंदी बातें बोलने लगता है और ये सुन के आयु सीनो को थप्पड़ मार देती है। अब थप्पड़ के गुस्से में सीनो कहने लगता है कि तुम्हारी माँ रात्रि भी वही धंधा करती थी जो तुम्हारी बहन करती है। यकीन नहीं होता तो दामार से जाके पूछ लेना, क्योंकि दामार तुम्हारी माँ रात्रि का क्लाइंट हुआ करता था। अब ये सब सुन के आयु सीधा दामार के पास जाती है, जिससे उसे अपनी माँ का पास्ट पता चलता है। तो आयु और लारास की माँ रात्रि एक बहुत ही खूबसूरत औरत थी और उनके पीछे कई लड़के पागल थे। रात्रि की शादी कृष्णो नामक बंदे से हुई थी, जिनसे रात्रि को लारास हुई, लेकिन रात्रि का यहाँ दामर के साथ भी अफेयर चल रहा था, जिससे रात्रि को आयु हुई। जी हाँ दोस्तों, आयु दामर की बेटी थी और ये बात जब कृष्णो को पता चली तो कृष्णो रात्रि पे जानलेवा हमला कर दिया। कृष्णो के पागलपन को देखकर गांव वाले उसे मार डाले और रात्रि किसी तरह कृष्णो के हमले से बच गई थी।
लेकिन रात्रि का भी वही हाल हुआ था जो हाल अभी लाड़ास का है, क्योंकि रात्रि भी सुसुक का इस्तेमाल करती थी। तो ये सब जान लेने के बाद आयु वापस घर आती है और वो अपनी बहन लाड़ास को इस हालत में देखकर काफी इमोशनल होती है। अब उस रात आयु को एक और विजन आता है जहां वो अपनी मां रात्रि को देखती है जो कि लाड़ास को गंदे पानी से नहला रही थी। अरमान के आते सब कुछ एकदम नॉर्मल हो जाता है, लेकिन अचानक से ही लाड़ास की हालत बहुत खराब होने लगती है। ऐसे में अरमान गिव अप करने की बात करने लगता है, लेकिन आयु अपनी बहन पे गिव अप नहीं करने वाली थी। तभी इनके घर दमन आता है जो इन्हें मिसेस सुवार्दी के घर लेके जाता है, क्योंकि मिसेस सुवार्दी ही लाड़ास की मां रात्रि की मदद करी थी। वहां इन्हें पता लगता है कि मिसेस सुवार्दी तो 1 साल पहले ही गुजर गई है और ऐसे में सब वापस अपने घर पे आते हैं। अब घर पे अरमान देखता है कि लाड़ास एकदम से ठीक हो चुकी है और वो अरमान को सेड्यूस भी करने लगती है। ऐसे में अरमान भी रेजिस्ट नहीं कर पाता और वो लाड़ास के साथ फिजिकली इन्वॉल्व होने लगता है। तभी एकदम से वहां आयु आती है और उसके नजरिए से अरमान बीमार पड़ी लाड़ास के ऊपर चढ़ा हुआ था। ऑफ कोर्स ये देखते आयु को अरमान से घिन आने लगती है, क्योंकि उसे लगता है कि अरमान लाड़ास के साथ गलत कर रहा था। और यहाँ अरमान आयु को समझा भी नहीं पाता कि वो ऐसा नहीं कर रहा था, रादर लाड़ास अब इनके साथ गेम खेल रही है। शर्मिंदगी में अरमान यहाँ से निकल के सीधा दमार से मदद मांगता है, क्योंकि वो समझ गया था कि अब लाड़ास को ठीक नहीं किया जा सकता है। लाड़ास के शरीर में मक्खियां लग रही थी, विच क्लियरली इंडिकेटेड कि वो मर चुकी है और अब कोई ईविल उसे कंट्रोल कर रहा था। खैर उस रात सीनो और उसके पंटरों पे जाता है जो कि आयु और लाड़ास पे हमला करने का प्लान कर रहे थे। ये लोग आयु के घर की लाइट काट देते हैं और वहां इनकी लड़ाई अरमान से हो जाती है। अरमान इन्हें मारपीट के भगा तो देता है, लेकिन इसी हाथापाई में वो भी जख्मी हो गया था। दूसरी तरफ आयु रूम में कैंडल जला ली थी और अचानक से आयु को किसी बच्चे की आवाज सुनाई देती है जो कि और कोई नहीं बल्कि बचपन वाली लाड़ास थी। आयु से बहुत डर जाती है। इनफैक्ट लाड़ास यहाँ आयु पे अटैक भी कर देती है। तभी वहां सुसुक एक्सपर्ट प्रसीतो आ जाता है जो क्लियरली कहता है कि अब लाड़ास तो रही ही नहीं है, बल्कि उसके अंदर सुसुक वाली स्पिरिट है जो कि खतरनाक है। तो ऐसे में प्रसीतो रिचुअल शुरू करता है ताकि वो लाड़ास के अंदर से आखिरी सुसुक निकाल सके। मीनवाइल दमन वहां आता है जो कि रिवील करता है कि मिसेस सुवार्दी भी इनकी मां रात्रि का सारा सुसुक नहीं निकाल पाई थी, इसलिए इन द एंड वो रात्रि पे एक स्पेल कास्ट करके उसे दफना दी थी। तो अगर प्रसीतो का रिचुअल फेल होता है तो इन्हें लाड़ास को भी सेम ग्रेव में यानी रात्रि के ग्रेव में दफनाना होगा ताकि लाड़ास के आतंक को रोका जा सके। नाउ इस पॉइंट पे प्रसीतो का रिचुअल काफी ज्यादा इंटेंस हो गया था, जहां लाड़ास और प्रसीतो आपस में लड़ने लगे थे। प्रसीतो यहाँ लाड़ास का आखिरी सुसुक ढूंढने लगता है कि एकदम से लाड़ास ठीक होकर प्रसीतो को सेड्यूस करती है। अब प्रसीतो लाड़ास के इस चाल में फंस जाता है और मौका मिलते ही लाड़ास प्रसीतो का गला काट के उसे मार डालती है। दूसरी तरफ सीनो गांव वालों को लाड़ास और आयु के खिलाफ भड़का रहा था ताकि सब मिलके आयु और लाड़ास को गांव से निकाल सके। सभी गांव वाले यहाँ आते हैं और दमर गांव वालों को रोकता है। वहीं अरमान और आयु लाड़ास के साथ पिछले दरवाजे से होकर रात्रि के ग्रेव की ओर निकलते हैं। अब गांव वालों को वहां प्रसीतो की लाश मिलती है और ऐसे में वो दमर को पीटने लगते हैं। नाउ सीनो इतना चालाक था कि वो आयु को पीछे वाला रास्ते से भागते देख लेता है। ऐसे में वो दमर को स्टैब करता है आयु के सामने और इनके टैक्सी के सामने आ जाता है। इस पॉइंट पे आयु और अरमान भी काफी गुस्से में थे और अरमान अपनी टैक्सी से सीनो को ठोक देता है। लिटरली अपनी टैक्सी और एक पेड़ के बीच दबा देता है सीनो को, जिससे मोस्टली सीनो मारा गया होगा। इसके बाद ये लोग ग्रेवयार्ड जाते हैं जहां वो रात्रि के ग्रेव को खोदने लगते हैं। यहाँ लाड़ास इन पे हमला करने लग गई थी और इस जगह पे कई असाधारण गतिविधियां भी होती है। हमें पता चलता है कि ये लोग गलत ग्रेव खोद दिए थे, जिसके बाद फाइनली आयु सही ग्रेव को आइडेंटिफाई करती है और इन्हें अब सही जगह पे खुदाई करनी थी। अब सही जगह खोदने पे फाइनली इन्हें आयु की मां दिखती है, लेकिन अब तक लाड़ास के अंदर वाली स्पिरिट इन पे काफी हमला करने लगी थी। इसलिए अरमान यहाँ स्पिरिट को रोकने के लिए खुद को सैक्रिफाइस करता है। मीनवाइल ग्रेव भी एकदम तैयार था। लाड़ास यहाँ आखिरी बार अपनी बॉडी को कंट्रोल करके आयु को हक करती है एंड देन वो ग्रेव में चली जाती है। इसके बाद आयु ग्रेव को ढक देती है और फिल्म के आखिरी सीन में वो अरमान के टैक्सी में बैठी होती है। आयु पूरी तरह टूट चुकी है क्योंकि वो सब कुछ खो चुकी है, चाहे अपना बाप हो, अपनी बहन, अपनी माँ या फिर अरमान जो कि उसका केयर करता था। स्टिल हम आयु को मिरर में अपना बाल ठीक करते देखते हैं, डिपिक्टिंग कि कहीं ना कहीं आयु की मानसिक स्थिति अब संतुलित नहीं है। यहीं पे फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी फिल्म सुसुक की कहानी, जहां पूरी फिल्म सुसुक और उसके इस्तेमाल करने के कॉन्सिक्वेंसेस पे है। फिल्म की कहानी फेयरली सिंपल है, जहां कोई थियरीज तो नहीं है, लेकिन यहाँ हमें बेसिकली यही बताया गया है कि ब्यूटी के लिए जो लड़कियां इस तरह का काम करती हैं, यानी कि सुसुक का इस्तेमाल, ये वो, तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस भी बुरा होता है। अब ये मैं नहीं बोल रहा, फिल्म में ऐसा बताया गया है तो वही मैं आपको डिपिक्ट कर रहा हूं और यही बेसिकली फिल्म का पूरा थीम था। फिल्म के एंड में आयु का अपना बाल संवारना इस ओर इशारा करता है कि शायद अब वो मेंटली स्टेबल नहीं है और मे बी वो भी इसी रास्ते पे चले। जिस रास्ते पे उसकी माँ और बड़ी बहन चली थी, यानी कि ब्यूटी की ओर दौड़ना, उसका पीछा
करना। या फिर हो सकता है आयु अब अपनी जिंदगी को ठीक ढंग से जिएगी क्योंकि वो ऑलरेडी एक बहुत ही अच्छी मेकअप आर्टिस्ट है। मेकअप आर्टिस्ट भी क्यों? क्योंकि वो दूसरे को खूबसूरत बनाती है, खुद को नहीं। तो यहाँ भी एक काइंड ऑफ आप देख सकते हैं आयरनी है। तो हाँ, अब आप कमेंट करके बताना कि आपको क्या लगता है आयु के साथ आगे क्या होगा। क्या वो अपनी लाइफ अच्छी तरीके से जी पाएगी या फिर वो भी अपनी माँ और बहन की तरह उसी रास्ते पे चलेगी। देखा जाए तो आयु की लाइफ में अब कोई क्लोज इंसान बचे नहीं है, तो हाँ, वो किसी भी राह को चूज कर सकती है, अच्छे रास्ते को या फिर बुरे रास्ते को, अकॉर्डिंग टू द मूवी। साथ ही ये भी बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसी वीडियोज लाते रहते हैं। पीस।